हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक ऐसा क्लास जो आपको पूरे YouTube पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चुपके से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलने वाला। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में बताऊंगा ये आपके केमिस्ट्री के पेपर में 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर आइए। तो आप बुलाएं हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कौन कौन से क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले इसको जान लो मेरे स्टूडेंट। देखो सबसे पहला हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। आज हम इन 5 क्वेश्चन को फिनिश करेंगे और अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं आपको ऐसे ही पूरे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फिनॉल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो टिप्पणी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं। मतलब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, व्हाई इज फिनॉल एसिडिक, मतलब फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको बताना होता है। यही सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तीसरा है विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह भी 2 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते रहो क्योंकि माहौल बदलने वाला है इस बार। चौथा क्वेश्चन, अल्कोहल की जल में विलेयता समझाइए। मतलब जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप OH वाले जो कंपाउंड होते हैं, उनकी जल में विलेयता को आपको समझाना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टॉप रेटेड हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उससे पूछ लीजिए जिसने 2024 में एग्जाम दिया है, आपको तो 2025 में देना है। चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथिलीकृत स्पिरिट क्या होता है, उसके बाद हम सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, भैया मेथिलीकृत स्पिरिट क्या होता है, इस पर टिप्पणी आपको लिखना होता है। जो यहां पे मैंने लिखा है यही जाकर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही और भी क्लास चाहिए तो वीडियो को लाइक करना जितना हो सके, तभी मैं आपको दूसरा क्लास दूंगा, ठीक है। देखो परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी कि जो हमारा मेथिलीकृत स्पिरिट है इसको परिशोधित स्पिरिट भी बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जिसका प्रयोग, जा लिख दीजिए इसको, जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक आदि के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है हम विभिन्न उद्योगों में विलायक के रूप में करते हैं, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। एक एक लाइन को ध्यान से देखना है। इसके बाद देखो नशे के लिए एथिल अल्कोहल को प्रबंधित करने के लिए इसमें 5% से 10% मेथिल अल्कोहल, 0.5% पिरीडीन तथा 0.5% रबड़ आसुत जैसे विषैले तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब होता क्या है, नशे के लिए लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को प्रबंधित करने के लिए एथिल अल्कोहल में
5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देंगे। मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें क्या करेंगे, 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देंगे, CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल 0.5% पिरीडीन तथा 0.5% रबड़ आसुट जैसे विषैले तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। अतः मेथिलीकृत स्पिरिट एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा रबड़ आसुत का मिश्रण होता है। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो हमारा जो मेथिलीकृत स्पिरिट होता है ये जो है भैया, ये एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन और रबड़ आसुत का मिश्रण होता है। इन्हीं चारों को मिला के हम लोग बनाते हैं मेथिलीकृत स्पिरिट। समझ में आ गया? ये जो लास्ट लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही लिख दोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब मेथिलीकृत स्पिरिट को एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा रबड़ आसुत के मिश्रण द्वारा हम बनाते हैं। अगर सिंपल समझें तो इन्हीं चारों को मिलाकर हम मेथिलीकृत स्पिरिट को बनाते हैं। और जो ऊपर लिखा है कि परिशोधित स्पिरिट एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विलायक आदि के रूप में किया जाता है। मतलब ये मेथिलीकृत स्पिरिट का उपयोग अनेक उद्योगों में हम विलायक के रूप में करते हैं। नशे के लिए एथिल अल्कोहल को प्रबंधित करने के लिए इसमें 5% से 10% मेथिल अल्कोहल, 0.5% पिरीडीन तथा 0.5% आसुत जैसे विषैले तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब यहां पे ये लिखा है कि आपका जो मेथिलीकृत स्पिरिट है वो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा रबर आसुत का मिश्रण होता है, लेकिन कितने % हम लोग मिलाते हैं वो यहां पे ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आया मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है? इन्हीं चारों के मिश्रण को ही हम मेथिलीकृत स्पिरिट बोलते हैं। इनमें इतना इतना % सब कुछ मिलाया जाता है। इसको नोट कर लो, टिप्पणी आता है आएगा, फटाफट लिख देना, पहले आप लोग नोट करो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको मैं हटाने जा रहा हूं क्योंकि हमें 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक एक को ध्यान से पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। फिनॉल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखो ये हमारे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर के हैं। ठीक है, अब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं? अब फिनॉल का फार्मूला किसी को पता है? नहीं पता? बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, हमको भी पता है। देखो फिनॉल का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ध्यान देना, कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। आप एक बेंजीन रिंग लेंगे, ऊपर OH लगा देंगे, यही भैया फिनॉल होता है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो C6H5OH, ये भी फिनॉल ही है, दोनों सेम है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला, सिंपल सा है। अब फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं ये हमें बताना है। पहले इसका रीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति, ये जो आपका फिनॉल होता है इसके ऊपर जो OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ध्रुवीय होता है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद अस्थायीकरण के कारण फिनॉल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जब आप फिनॉल को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन में ये चेंज हो जाएगा, साथ में ये हाइड्रोनियम आयन भी देगा, यानी कि प्रोटॉन भी देगा, इसीलिए फिनॉल अम्लीय होते हैं। अभी देखना, मैं रिएक्शन कराता हूं, आप लोग समझो। मैंने ले लिया भैया फिनॉल, इसका जल अपघटन मैंने करा दिया, इसको जल में घोल दिया। ये देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, पानी, जल ही जीवन है, H2O होता है। ठीक है, इसको मैंने इसमें घोल दिया। अब देखो बनेगा क्या मेरे स्टूडेंट। ठीक है, इसको देखो, इसको क्योंकि ये उत्क्रमणीय होगा तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, यहां पे आपका ये जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का जो OH है, ये जो फिनॉल का जो OH है ना, ये क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है। ये चेंज हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा O-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन है, क्योंकि यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर O- है।
और अनुनाद के कारण ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ये अस्थाई होगा और ये इसीलिए ये फिनॉल हमारे अम्लीय होते हैं। साथ में हमारा निकल जाएगा H3O प्लस, ठीक है, H3O प्लस आयन भी निकलेगा, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं या प्रोटॉन आपका निकल रहा है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, मैंने क्या किया, फिनॉल लिया, इसको जल में घोल दिया, तो ये फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन में ये आपका OH जो है ध्रुवीय होता है, ठीक है, ये बदल गया फिनॉक्साइड आयन में O- में, ठीक। ये जो होगा ये अनुनाद के कारण अस्थाई होगा हमारा फिनॉक्साइड आयन और साथ में एक प्रोटॉन भी ये मुक्त करेगा, इसीलिए हमारा फिनॉल अम्लीय होता है। समझ में आ गया, इसको लिख देना, ये है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, इनका नाम है, प्यार से इनको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन और इनका नाम तो पता ही है फिनॉल। तो रीजन समझो, ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति, देखो इस फिनॉल में OH समूह जो होता है ध्रुवीय होता है, इसकी उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद अस्थायीकरण, ये आपका जो फिनॉक्साइड आयन बना है, जब हमने फिनॉल को जल में घोला तो फिनॉक्साइड आयन बना, ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा ये अनुनाद की स्थिति में होगा, ठीक है, इस फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद अस्थायीकरण होगा, ठीक है। इसी के कारण शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, देखो इसने एक प्रोटॉन मुक्त किया, अर्थात अम्लीय गुण ये प्रदर्शित कर रहा है। यही आपका रीजन है, इस 3 लाइन को अगर याद रख लोगे काम हो जाएगा, फिनॉल इन्हीं के कारण अम्लीय होते हैं। मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको भी आप लोग करेंगे अब नोट, फिर हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। चलो, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अब मैं इसको करूंगा इरेज, क्योंकि जो भैया आया है उसको जाना है, जो बना है उसको मिटाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 3rd क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आपके किस चैप्टर का हो सकता है। देखो ये अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखो, विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। देखो इसको पढ़ने से आपका डबल बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि हम इसमें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को भी जानेंगे और इसके द्वारा डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे। एक तीर से 2 निशाना, ठीक। चलिए मारते हैं निशाना। देखो, सर्वप्रथम विलियमसन ने इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया। विलियमसन जी ने सबसे पहले इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया, उसी का नाम पड़ गया विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए होता क्या है, इस विधि में एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर प्राप्त किया जाता है। मतलब आपको लेना है सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होगा C2H5ONa, ये आपका है भैया सोडियम एथॉक्साइड। इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, इस विधि में एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो सोडियम एथॉक्साइड तो मैंने ले लिया, अब एथिल आयोडाइड को हम ले लेते हैं। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है C2H5I, ये है एथिल आयोडाइड। दोनों का हम रिएक्शन करा देते हैं, दोनों का हमने करा दिया है रिएक्शन। अब बनेगा क्या, आप खुद सोचो। सोडियम एथॉक्साइड मैंने लिया, एथिल आयोडाइड लिया है। अब आप एक काम करो, यहां से C2H5O को ले लो। देखो वहां से C2H5O को हमने ले लिया और यहां से C2H5 को ले लो, क्या बनेगा। देखो हमने ले लिया सोडियम एथॉक्साइड का C2H5O और इस एथिल आयोडाइड का C2H5O ले लिया, C2H5 ले लिया। यही है हमारा डाई एथिल ईथर। देखो ये आपका एथिल है, ये भी एथिल है, 2 एथिल मिलकर डाई एथिल और O बीच में लगा है तो ईथर, डाई एथिल ईथर, सिंपल सा है, ठीक है। बचेगा क्या, क्या बचा इसमें, देखो C2H5O हमने ले लिया, यहां पे Na बचा और यहां पे I बचा, तो NaI आपका बच जाएगा। यही है भैया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया और इसके द्वारा हमने प्राप्त कर लिया डाई एथिल ईथर। अब हम नाम लिख देंगे, सबका नामकरण कर देंगे, जो आया है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। जैसे हमारा शुभम है,
आपका कुछ और होगा। इनका भैया का भी नाम है, दिखाता हूं, C2H5ONA, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक है, इनका नाम है। ठीक, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड इनका नाम है। ठीक, हमने दोनों का रिएक्शन करा दिया, इनका नाम है डाई एथिल ईथर, यही तो हमें बनाना था, यही डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोग, डाई एथिल ईथर, ठीक है, बस ये आपका हो गया, समझ में आ गया। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे? हम ले लेंगे सोडियम एथॉक्साइड, उसकी अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा देंगे, हमारा बन जाएगा डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड, NaI जो है ये सोडियम आयोडाइड है। सिंपल सा है, इसको नोट करो, हो गया, कुछ है नहीं इसमें। और लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूं सारे के सारे टॉप रेटेड हैं, 5 स्टार जिसको बोलते हैं। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, देखो, हाँ ये क्वेश्चन आप पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की जल में विलेयता को समझाइए। मतलब एल्कोहल जल में विलेय होते हैं, उनकी विलेयता को आपको समझाना है कि कौन ज्यादा विलेय होगा, कौन कम विलेय होगा, कैसे क्या होगा, हम बताएंगे। चलो देखते हैं। एल्कोहल कौन होते हैं? जिनका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जिनका क्रियात्मक समूह OH होता है, वही तो एल्कोहल होते हैं। जैसे कुछ एल्कोहल के अगर हम लोग नाम लिख दें तो लिखते हैं कुछ नाम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका है CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल। ये आपका है C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये आपका है C3H7OH, ठीक है, इनका नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ही आप लोग ब्यूटिल, पेंटिल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम पहले समझते हैं, देखो क्या होता है मेरे स्टूडेंट। और भी एक नाम और लिख दें ताकि कुछ आसानी रहे। एक और नाम लिख देते हैं C4H9OH, ठीक है, OH, कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे। देखो यहां पे 2, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। अब हम इसकी विलेयता को समझते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं। एल्कोहल में जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल, कहां गायब हो गया भाई? चलो फिर से लिख देते हैं, गायब हो गए तो हम खुद ले आएंगे। देखो ये हो गया मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये हो गया C2H5OH, ठीक है, एथिल एल्कोहल, और ये हो गया C3H7OH, ठीक है, और एक और लिख देते हैं C4H9OH, ठीक है। सबका नाम मैं बता देता हूं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल एंड ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं। एल्कोहल के जो स्टार्टिंग के 3 सदस्य हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये तीनों जल में अत्यधिक विलेय होते हैं, मतलब जल में ये बहुत जल्दी घुल जाते हैं, अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं। लेकिन क्योंकि इनका अणुभार निम्न होता है, देखो भैया अभी इनका अणुभार कम ही होगा। देखो CH3OH है, धीरे धीरे C2H5OH हुआ, अणुभार धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन का, हाइड्रोजन का और इसका, देखो यहाँ पे कार्बन एक ही है, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो अणुभार लगातार बढ़ रहा है। अब ये तीनों जल में ज्यादा विलेय क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अणुभार थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाएगा, ब्यूटिल, प्रोपिल, पेंटिल, हेक्सिल एल्कोहल, वैसे वैसे जल में विलेयता इनकी घटती जाएगी। तो देखो क्योंकि इनका अणुभार निम्न होता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है जल में विलेयता घटती है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये जो 3 सदस्य हैं ये जल में ज्यादा विलेय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा ना, प्रोपिल अल्कोहल,
हाँ प्रोपिल अल्कोहल, उसके बाद में ऐसे ऐसे जो होगा पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सब जो होगा वैसे वैसे विलेयता घटेगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि अणुभार बढ़ने पर अल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। अगर अणुभार बढ़ता जाएगा तो विलेयता घटती जाएगी, अगर अणुभार कम रहेगा तो विलेयता ज्यादा रहेगी। ये आप समझिए, दोनों इनवर्स, दोनों व्युत्क्रमानुपाती समझ लीजिए होते हैं, ठीक है। जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, मतलब जल में विलेयता कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है, क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपके अल्कोहल में पीछे OH लगे हुए हैं ना, ये काफी ज्यादा ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। अतः इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलेय होते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जिसके कारण ये थोड़ा कम विलेय होते हैं। तो अगर अल्कोहल की जल में विलेयता को देखें तो स्टार्टिंग के जो 3 सदस्य हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इनकी जल में विलेयता ज्यादा होगी। और जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, पेंटिल, हेक्सिल ऐसे से जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे विलेयता घटेगी। तो अणुभार बढ़ने के साथ अल्कोहल की जल में विलेयता घटती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे विलेयता होती क्यों है, जल में विलेयता जो है वो हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए उच्च स्तर होते हैं, उच्च सदस्यों में +I प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होता है। मतलब जो यहां पे है, जो निम्न हमारे अल्कोहल हैं, जो स्टार्टिंग के 3 सदस्य हैं, इनमें OH समूह जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ध्रुवीय ज्यादा होता है। जैसे जैसे हमारा अणुभार बढ़ेगा, OH समूह जो है कम ध्रुवीय होता जाएगा, जिससे अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाएगी, ठीक है। अतः इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलेय होते हैं। समझ में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूं, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की जल में विलेयता काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो मैंने बताया जो स्टार्टिंग के 3 सदस्य होंगे उनकी जल में विलेयता ज्यादा होगी, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विलेयता घटेगी। अब आखिर विलेयता होती क्या है? देखो जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, क्योंकि अल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह जो होता है वो अत्यधिक ध्रुवीय होता है, ठीक है। अतः उच्च सदस्यों में +I प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होगा। यानी कि जो स्टार्टिंग में जिनका अणुभार कम होगा उसमें OH समूह ध्रुवीय होगा, और जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा OH समूह कम ध्रुवीय होता जाएगा +I प्रभाव के कारण, ठीक है। यही कारण है इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की कम प्रवृत्ति होगी। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और ये कम विलेय होंगे। समझ में आ गया? तो सिंपल सा है कि अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। इसको आप लोग पूरा रीजन नोट कर लो, काम आएगा भैया। चौथा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे चलते हैं, चलो इसको हटाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सौभाग्यवश जितने भी क्वेश्चन थे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के ही थे। चलो ल्यूकास परीक्षण क्या है, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट एंड इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। देखो ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग हम लोग प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए करते हैं, क्योंकि अल्कोहल हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। कैसे पहचाने कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, इसके लिए हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ल्यूकास टेस्ट क्यों किया जाता है, तो अल्कोहल को पहचानने के लिए किया जाता है। कौन से अल्कोहल को? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को। डाउट क्लियर हुआ? अब हम टॉपिक पे चलते हैं, आखिर कैसे इसको हम पहचानते हैं, कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। देखो ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, देखो ल्यूकास अभिकर्मक भी आपसे पूछा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक आपका होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। सांद्र HCl आप ले लीजिए, सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निर्जल ZnCl2 यानी कि निर्जल जिंक क्लोराइड, इन्हीं को हम ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे, कहीं कहीं आ जाता है ल्यूकास अभिकर्मक है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तो आप कैसे तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ऐसा आ जाता है, तो कैसे पहचानोगे इसको? एक ट्रिक है, देखो ल्यूकास में सा आता है और सांद्र में भी सा आता है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सांद्र HCl रहेगा और निर्जल ZnCl2 रहेगा, मतलब ल्यूकास के लास्ट में सा और सांद्र के स्टार्टिंग में सा। तो थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि ल्यूकास अभिकर्मक को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है, यानी कि ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित होता है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। मतलब अगर आप किसी एल्कोहल में एल्किल क्लोराइड को मिला देते हैं तो धुंधलापन उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिला देते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा। जब एल्किल क्लोराइड बनेगा ना तो धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब देखो टाइमिंग पर आधारित है, अभी मैं बताऊंगा। देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एल्कोहल ले लेना है ROH, मैंने एल्कोहल ले लिया, इसका रिएक्शन कराना। चलो इससे नहीं लिखता हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं। देखो आपको एल्कोहल लेना है, आपको पता नहीं है ये कौन सा एल्कोहल है, ठीक है, हमने ले लिया और इसका रिएक्शन कराना है HCl से। HCl जो होगा ये सांद्र होगा, इसको ध्यान रखना, नीचे मैं सांद्र लिख देता हूं, सांद्र, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है सांद्र HCl और ऊपर लिख दो निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 के साथ आप रिएक्शन करा दो तो बनेगा क्या, ध्यान देना। ये R जो है वो Cl आपस में मिल जाएंगे, RCl हो जाएगा, इसको बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। मैंने बताया था ना एल्किल क्लोराइड बनेगा और आपका H मिलकर H2 और O मिलकर H2O बना लेगा, ठीक है। यही रिएक्शन आपका होगा। मतलब जब आप एल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। इनका नाम है एल्किल क्लोराइड, इनका नाम है एल्किल क्लोराइड, इनका नाम है, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब ये जब बनता है एल्किल क्लोराइड ना तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब जो जल्दी धुंधलापन उत्पन्न होगा वो कौन सा एल्कोहल होगा, जो 5-10 मिनट बाद उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, और जो नहीं उत्पन्न करेगा वो कौन सा होगा, इसी पर आधारित है। तो इतना समझ में आया, अभी मैं आगे समझाऊंगा। देखो ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। देखो आपने एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया तो एल्किल क्लोराइड बना और धुंधलापन उत्पन्न हुआ। अब देखो मेन पॉइंट जो है इसका, ठीक है, सबसे पहला अब कैसे पहचानेंगे वो कौन सा एल्कोहल था, तो कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर वो एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल रहा होगा तो वो जैसे ही रिएक्शन होगा तुरंत वो धुंधलापन उत्पन्न करेगा। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है तो आपका वो तृतीयक एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल। कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और अगर आपका एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करने के बाद जो एल्किल क्लोराइड बना है और जो धुंधलापन उत्पन्न हुआ है, अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा। इसी टाइमिंग से हम पहचानते हैं, क्योंकि धुंधलापन तो उत्पन्न होना ही है। अगर तुरंत उत्पन्न हो जाएगा तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा, 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न होगा वो द्वितीयक होगा। और कमरे के ताप पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। और अगर वो प्राथमिक एल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न करेगा ही नहीं। बस यही चीज है जिससे हम पहचान लेते हैं कि कौन सा एल्कोहल ये है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। आपको करना क्या है, एल्कोहल लेना है, उसकी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करानी है, मतलब सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा।
ठीक है। अब एल्किल क्लोराइड बनेगा तो धुंधलापन उत्पन्न होगा। तुरंत अगर धुंधलापन उत्पन्न हुआ रिएक्शन करने के बाद तो वो तृतीयक होगा। अगर धुंधलापन 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न हुआ वो द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। बस सिंपल सा रीजन है, कुछ है नहीं इसमें। इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, ठीक, नोट कर लिए। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। लास्ट में हम आपसे बोलेंगे और सारे के सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। टॉप 5 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के आज आपको बताए हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं ऐसा ही बोलता रहता हूं, माहौल बदल देंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही क्लास के साथ। ऐसे 5-5 क्वेश्चन करके पूरे केमिस्ट्री को हम खत्म करेंगे। नो टेंशन, जब तक हैं हम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।